श्याम प्रसाद की शादी को अभी 2 महीने ही हुए थे और तभी से ही घर में आई उसकी बीबी ने तहलका मचाना शुरू कर दिया था। श्याम प्रसाद के माता पिता तो बहुत बुरी तरह फंस चुके थे। वो बस अपने बुढ़ापे को लेकर परेशान रहा करते थे। क्या पता आज की ये आधुनिक बहू बुढ़ापे में उनका क्या हाल करेगी। हाँ, पूरा का पूरा कसूर तो श्याम प्रसाद का ही था। आधुनिक बहू लाना उनका ही सपना था और आज अपना सपना पूरा हो जाने पर भी श्याम प्रसाद खून के आंसू छलका रहा है। ऐसी आधुनिक बहू जो शादी के 4 दिन बाद से ही श्याम प्रसाद के साथ दहेज में लाई बाइक से सिनेमा देखने जाने के लिए बोलने लगी। और बेचारी किस्मत फूटी सासू माँ की, जो इस बुढ़ापे में खास खास कर चूल्हा फूंकती रहीं और आज भी वो सबके लिए खाना खुद अकेले ही बना रही थी। अनामिका उनकी कोई मदद नहीं कर रही थी। सासू माँ ने पूरा खाना अकेले बनाया और सबके लिए लगा दिया। ससुर जी को ये सब देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन वो भी क्या करते, क्योंकि उनके बेटे के ऊपर तो आधुनिक बहू लाने का खुमार चढ़ा हुआ था। सभी ने खाना खाया और फिर सब अपने अपने कमरे में चले गए। अगले दिन सुबह सुबह ब्यूटी पार्लर जाने को लेकर श्याम प्रसाद से अनामिका की काफ़ी बहस हुई। बहस के बाद अनामिका मुंह फुलाकर बैठ गई, परंतु ये कोई एक दिन का नहीं था। ये तो अब अनामिका का रोज का काम हो गया था। कभी ब्यूटी पार्लर को लेकर, कभी मॉल को लेकर और कभी सिनेमा हॉल को ही लेकर अनामिका हमेशा मुंह फुलाए ही रहती थी। वो कभी किसी से भी सही ढंग से बात तक नहीं करती थी। यहाँ तक कि वो अपने पति श्याम प्रसाद की भी इज्जत नहीं करती थी। एक दिन की बात है, अनामिका की ममेरी बहन की शादी थी। शादी में जाने की पूरी तैयारी अनामिका ने कर ली थी। अब बस अनामिका को आईब्रो बनवाने ब्यूटी पार्लर जाने का काम बच गया था, जिसको पूरा करने के लिए वो आज ही श्याम प्रसाद के साथ ब्यूटी पार्लर गई। पर आज ब्यूटी पार्लर वाली भी बहुत जल्दी में थी, इसीलिए जल्दबाजी करने के चक्कर में आज उसने कुछ ऐसी गलतियां कर दी जो अनामिका के लिए बिल्कुल एक बड़े जख्म के समान थी। पहले तो अनामिका ने अपनी भाषा में उस ब्यूटी पार्लर वाली को गालियों से स्नान करवा डाला और फिर पूरे रास्ते वो रोती रही। और तो और वो शादी में भी नहीं गई, सिर्फ घर में बैठकर पूरे दिन श्याम प्रसाद और उस पर ब्यूटी पार्लर वाली को कोसती रही। उसी दिन उसकी सास भी बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी। वो बुदबुदाते हुए अनामिका वहाँ से गुजरी। तभी लाचार सास ने बड़े प्यार से अपनी बहू अनामिका से कहा, बहू मेरी दवाई वहाँ मेज पर रखी है, ला दो। तेजी से बुदबुदाकर अनामिका आगे बढ़ गई। तभी उधर से लाठी के सहारे अनामिका के ससुर आए और अपनी पत्नी की हालत को देखकर उसकी सेवा में लग गए। इस उम्र में भी बहू के होते हुए वे दोनों एक दूसरे की सेवा खुद कर रहे थे। इस प्रकार शाम को जब अनामिका का मिजाज कुछ ठंडा हुआ, तब वो अपने कमरे में श्याम प्रसाद के पास गई और बोली, मुझे अपना खुद का एक ब्यूटी पार्लर खोलना है और वैसे भी मैंने 10,000 रुपये देकर ब्यूटी पार्लर का कोर्स किया है, इसीलिए मुझे ब्यूटी पार्लर खुलवा दो। घबराते हुए श्याम प्रसाद बोला, अनामिका अभी मैं पार्लर कैसे खुलवा सकता हूँ, अभी तो मेरे पास इतने रुपए भी नहीं हैं, घर में पैसे नहीं हैं। ये सुनते ही बुदबुदाते हुए अनामिका पलंग पर बैठी और बोली, हाँ हाँ क्यों नहीं, मेरे काम के वक्त तुम्हारे पास कभी पैसे रहते ही कहाँ हैं। अभी उस बुढ़ा बुढ़िया को कुछ हो जाए तब तो तुम्हारे पास पैसे बरसने लगेंगे। सर पीटते हुए श्याम प्रसाद मन में सोच रहा था, न जाने आज मुझे किस पाप का प्रायश्चित भुगतना पड़ रहा है। अनामिका चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो बोले ही जा रही थी, मुझे नहीं पता, कुछ भी करो, किडनी बेचो या कुछ और, लेकिन मुझे मेरा ब्यूटी पार्लर खुलवा कर दो। बेचारा श्याम प्रसाद अब सोच में डूब गया कि वो क्या करे। यहाँ माँ के डायबिटीज़ के इलाज के लिए
पैसे ही नहीं हैं, और ऊपर से अनामिका की ये एक ब्यूटी पार्लर खुलवाने की जिद। ये सब चिंता दिमाग में रखकर श्याम प्रसाद सुबह सुबह ऑफिस जा रहा था। सामने लाला जी को देखकर और ज़्यादा चिंतित हो गया और मुंह छुपाने लगा। पर लाला जी सामने आ ही गए और बोले, क्यों? 2 महीने से आपके 2 साल हो गए, कब चुकाओगे मेरे पैसे? घर गिरवी रखो या कुछ भी करके इस सप्ताह के अंदर मेरा पैसा लौटा दो। लाला जी के इस फैसले को सुनकर श्याम प्रसाद गिड़गिड़ाने लगा और अपनी समस्या बताई। लाला जी अपने दयालु स्वभाव के कारण श्याम प्रसाद को 1 महीने का और समय दे दिया। साथ में काफ़ी विनती करने पर 20,000 रुपये भी दे दिए। पैसा लेने के बाद श्याम प्रसाद मन ही मन में सोचने लगा कि ब्यूटी पार्लर खुला देते हैं तो अच्छा रहेगा। ब्यूटी पार्लर की कमाई से लाला जी का कर्ज चुक जाएगा और माँ के डायबिटीज का इलाज भी करवा देंगे। ये सोचकर श्याम प्रसाद कुछ निश्चिंत हुआ। पर 1 सप्ताह के अंदर ही अनामिका ने ब्यूटी पार्लर का कायाकल्प कर दिया था। ब्यूटी पार्लर का सारा सामान अनामिका द्वारा ही खत्म हो जाता। कमाई बिल्कुल भी नहीं हो पा रही थी। श्याम प्रसाद एक दिन अपनी माँ के पास गया और एक बेसहारा बच्चे की तरह रोते हुए बोला, माँ, मैं क्या करूँ? जीवन की सबसे बड़ी गलती मुझसे हो गई। ना मैं आधुनिक लड़की से शादी करता और ना ही हमें आज का ये दिन देखना पड़ता। माँ, आज मैं एक ऐसा बेटा बन चुका हूँ जो अपनी माँ का इलाज तक नहीं करवा सकता। श्याम प्रसाद को सीने से लगाते हुए उसकी माँ बोली, बेटा, मैंने तो कभी ऐसा नहीं कहा, तुम गलत समझ रहे हो। हमारी बहू तो हीरा है। तुम मेरी और पिताजी की फिक्र मत करो। बस हमारी अनामिका बहू को खुश रखो, बाकी तो मैं और तुम्हारे पिताजी खुश हैं। मैं इस बात से खुश हूँ कि मैं अनामिका बहू की सास हूँ। श्याम प्रसाद की माँ का दिल तो रो रहा था, पर माँ ऐसी ही होती है, बच्चों की खुशी के लिए अपनी परवाह नहीं करती। इस प्रकार श्याम प्रसाद माँ की बातों से समझ नहीं पा रहा था। वो बार बार यही सोच रहा था, कितना फर्क होता है ना माँ और पत्नी में, पर वो करे भी तो क्या। ये आधुनिक बहू तो श्याम प्रसाद का ही सपना था। माँ के समझाने पर श्याम प्रसाद कमरे में आकर लेट गया। लेटने के कुछ देर बाद ही कमरे में साड़ी बांधकर अनामिका आ गई। अनामिका चिल्लाते हुए बोली, पापा, चाय कमरे में लेते आइए। फिर श्याम प्रसाद को देखकर बोली, पार्लर खुलवाने का तो कुछ पूछो ही मत। ये पार्लर खुलवा के तो मैंने अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मार ली। चैन से घर में रहती थी, लेकिन अब तो मेरा चैन ही चला गया। पार्लर तो खुलवा दिया है, लेकिन काम इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि चाय पीने की फुर्सत नहीं है मेरे पास। अनामिका श्याम प्रसाद के हाव भाव देखकर बोले जा रही थी, लेकिन श्याम प्रसाद ने पूरी तरह से अपना ध्यान वहां से हटा रखा था। एक बार अनामिका ने श्याम प्रसाद की तरफ नज़र डाली और बोली, अजी, कुछ याद भी है आपको? कल 7 जून है। जानते हैं ना 7 जून को क्या हुआ था? झुकते हुए श्याम प्रसाद बोला, हाँ हाँ, उस दिन को तो मैं कभी भूल ही नहीं सकता, क्योंकि उस दिन मैंने जीवन की सबसे बड़ी गलती जो की थी, तो फिर भला वो दिन मैं कैसे भूल सकता हूँ, क्योंकि उसी दिन से तो मेरे सुखों का अंत हो गया। श्याम प्रसाद को देखते हुए अनामिका बोली, हाँ हाँ, क्यों नहीं, जैसे कि तुमसे शादी करके मेरे अच्छे दिन आ गए। लेकिन अगर तुमने कल मैरिज एनिवर्सरी नहीं मनाया तो मैं डैड को कॉल करके तुम्हारी बात बता दूंगी, फिर जाकर जेल की चक्की पीसना। इतने में श्याम प्रसाद के पिताजी चाय लेकर आए। अनामिका चाय लेकर चस्का लगाने लगी। बेचारे श्याम प्रसाद ने शर्म से अपना सर झुका लिया। तभी श्याम प्रसाद के पिताजी बोले, बेटा, राशन का सामान खत्म हो चुका है, ला देना। एक कागज निकालते हुए उन्होंने श्याम प्रसाद को दिया और साथ में ये भी बताया कि तुम्हारी माँ की दवा भी खत्म हो चुकी है, ये रही लिस्ट। एक आश्चर्य भरी निगाहों से अनामिका अपने बूढ़े ससुर की तरफ देखी और बोली, नहीं पापा,
कल हमारी मैरिज एनिवर्सरी है, आज एक पैसे का भी खर्च नहीं होना चाहिए। वैसे भी कौन सा मेडिसिन खाकर माँ जवान हो जाएगी और फिर हमारा पैसा तो नाला में ही चला जाएगा। इतनी सारी बातें सुनने के बाद फिर श्याम प्रसाद की हिम्मत नहीं हुई कुछ बोलने की। श्याम प्रसाद और उसके पिताजी चुपचाप उस कमरे से चले गए। अगले दिन अनामिका सुबह सुबह नहा धोकर महंगा वाला नया लहंगा पहनी और फिर आशीर्वाद लेने के लिए श्याम प्रसाद और सासू माँ के सीने में जा लगी। मैरिज एनिवर्सरी की वजह से उस दिन तो श्याम प्रसाद कुछ नहीं बोला, लेकिन अगले दिन वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गया। अगले दिन जब श्याम प्रसाद अपने काम से वापस घर आया तो घर आते ही सीधा अनामिका पर बरस पड़े और बोले, अनामिका, लगता है मैंने फालतू में ही तुम्हारा पार्लर खुलवा दिया। जब 2 आने भी घर में तुम आने नहीं देती तो फिर मेरे पार्लर खुलवाने से क्या ही फ़ायदा हुआ। अरे अनामिका, थोड़ा सा मेरी उस बूढ़ी माँ के बारे में भी तो सोचो, कितनी तकलीफ़ दे रही हो तुम उनको। अनामिका, तुम मेरी बूढ़ी माँ के दर्द को देखकर अनदेखा कर देती हो, लेकिन मैं अनदेखा नहीं कर सकता। उनका दर्द देखकर मुझे बहुत तकलीफ़ होती है। अभी श्याम प्रसाद बोल ही रहा था कि तभी अनामिका की बूढ़ी सासू माँ उसके लिए चाय ले आई और उन्होंने उन दोनों की सारी बातें सुन ली। सबसे ज़्यादा दुख उनको तब हुआ जब श्याम प्रसाद ने आत्महत्या करने वाली बात भी अनामिका से कह डाली। वो चाय को वापस लेकर चली गई और अपने कमरे में जाकर फूट फूट कर रोने लगी। अगले दिन श्याम प्रसाद ऑफिस जाते वक्त काफ़ी डर रहे थे कि रास्ते में कहीं फिर लाला जी ना मिल जाएं, और हुआ भी यही। श्याम प्रसाद का डर एकदम सही था। रास्ते में लाला जी मिल गए, पर इस बार वो श्याम प्रसाद की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गए। श्याम प्रसाद काफ़ी आश्चर्यचकित हो गया। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा कैसे हो गया। लाला जी बिना कुछ बोले ही मुस्कुराकर कैसे चले गए। आज पूरे दिन ऑफिस में श्याम प्रसाद इसी बात को सोचता रहा और यही सब सोचते सोचते वो कब कुर्सी पर बैठे बैठे ही सो गया, उसे पता ही नहीं चला। और शाम को जब घर लौटा तो अपने पिताजी को परेशान देखकर श्याम प्रसाद डर गया और बोला, क्या हुआ पिताजी, आप इतने परेशान क्यों हैं? बुढ़ापे के सितम से हकलाते हुए बूढ़ा बाप बोला, बेटा, पूरे दिन साथ रहने वाली तुम्हारी माँ न जाने आज कहाँ चली गई है। मैंने उसे इधर उधर बहुत ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो मुझे कहीं भी दिखाई नहीं दी। तभी एकाएक दरवाजे पर घंटी बजी। अनामिका ने चमकते हुए दरवाज़ा खोला। दरवाजे पर डॉक्टर हाथ में बक्सा लिए खड़े थे। श्याम प्रसाद को देखते ही डॉक्टर बोले, आप ही श्याम प्रसाद है ना? शायद आप ही की माँ अपनी दोनों किडनी बेचने आई थी, पर उनकी किडनी खराब होने की वजह से वो अपनी किडनी नहीं बेच पाई। इसी कारण उन्होंने अपना दिल बेच दिया। क्या ज़रूरत थी उस बूढ़ी माँ के बिके हुए दिल की कीमत लेने की? बक्सा देते हुए ये लीजिए माँ के बिके हुए दिल की कीमत। अनामिका ने आकर झट से बक्सा थाम लिया। बूढ़ा बेचारा ये सुनते ही जमीन पर बिखर गया। श्याम प्रसाद की अंतरात्मा भी उसे धिक्कारने लगी। वो सीधा एम्बुलेंस की तरफ दौड़ा। एम्बुलेंस के अंदर माँ को इस प्रकार देखकर वो फूट फूट कर रोने लगा। ऐसा लग रहा था मानो श्याम प्रसाद की माँ चिंता मुक्त होकर सो रही हैं। श्याम प्रसाद रोते रोते अपनी माँ को निहार रहा था। एकाएक श्याम प्रसाद के एकाग्रता को डॉक्टर भंग करते हुए बोले, आपकी माँ ने आपके नाम एक चिट्ठी लिखवाई है, लीजिए। श्याम प्रसाद चिट्ठी खोलते हुए पढ़ने लगा। उसमें कुछ ऐसा लिखा था, बेटा, माँ होने के कारण तुम्हारे दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाई। देखती आ रही हूँ जब से शादी हुई है तुम हमेशा उदास रहा करते हो। न जाने किसने मेरे बच्चे की हंसी चुरा ली है। आखिरी बार मुस्कुरा कर एक मुस्कान दिखला देना। बेटा, मैंने लाला जी को पैसे भिजवा दिए हैं, बाकी पैसे से खुश रहना। मेरी अनुपस्थिति में थोड़ा अपने पिताजी का भी ख्याल रखना तुम्हारी माँ। पत्र पढ़ने के बाद श्याम प्रसाद बच्चों की तरह बिलक बिलक कर रोने लगे। उसी समय मुझे एक कहावत याद आ जाती है, किसी की उपस्थिति में मन भाता नहीं
और जाने पर मन पछताने लगता है। ठीक यही सब इस वक्त श्याम प्रसाद के साथ हो रहा था और इधर अनामिका कमरे में आराम कर रही थी। पूरे गांव के लोग श्याम प्रसाद और अनामिका पर हंस रहे थे। इस प्रकार विधि विधान से श्याम प्रसाद ने अपनी मां का दाह संस्कार कर दिया। तभी अचानक से श्याम प्रसाद को अपने कमरे में कुछ गिरने की आवाज़ सुनाई दी और श्याम प्रसाद नींद से उठकर बैठ गया। वो माँ माँ करके चिल्लाने लगा। तभी श्याम प्रसाद के पापा आए और उन्होंने बताया कि बेटा तुम्हारी माँ अभी दवाई लेकर सोई है, इसीलिए वो गहरी नींद में है। क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? वो अपनी माँ को देखने के लिए उनके रूम तक गया। माँ सच में चैन से सो रही थी। तब तक श्याम प्रसाद को इस बात का एहसास हुआ कि वो सपना देख रहा था। श्याम प्रसाद ने चैन से सांस ली और उसने मन ही मन में ठान लिया था कि वो इस सपने को सच कभी नहीं होने देगा। धीरे धीरे करके कुछ दिन गुजर गए थे। अनामिका ने पूरा घर सर पर उठा लिया था। एक दिन मौका पाते ही श्याम प्रसाद अपने पिताजी और माँ के साथ घर से निकल गया और वहाँ से कहीं दूर चला गया। वहीं पर रहकर वो अपने पिताजी और माँ के साथ रहकर उनकी सेवा करने लगा। यानी कि श्याम प्रसाद जितने भी पाप के भागीदार बने होंगे वो एक स्त्री के कारण माँ पिताजी की सेवा से वंचित रह गए और उनका जीवन भी नरक बन गया। अतः माता पिता को अपनी बेटियों को इस तरह शिक्षा देनी चाहिए ताकि वो और किसी के घर को संभाले, उसको तोड़े नहीं, अनामिका की तरह घर को बिगाड़े नहीं। खैर, सारा का सारा दोष माँ बाप का नहीं होता है, क्योंकि कुछ बच्चे ही बिगड़े हुए होते हैं। उन्हें सुधारना भी इतना आसान नहीं होता जैसे कि अनामिका थी। श्याम प्रसाद अब अपने माँ पिताजी के साथ अनामिका को एक बुरा सपना समझ उसकी यादों से काफ़ी दूर आ गया था। परंतु अनजान शहर में उनका ना कोई परिचित था और ना ही उनके पास बहुत ज़्यादा पैसे। घर से तो वो केवल अपनी जान लेकर ही भागे थे मुंबई की सड़क पर, वो भी उन लाखों लोगों के बीच। श्याम प्रसाद यहाँ रहने के ठिकाने के बारे में सोच ही रहा था। सबके चेहरे पर काफ़ी उदासी और सिकन थी। थोड़ी देर में थक हार कर वे फुटपाथ के किनारे बैठ गए। एकाएक श्याम प्रसाद का ध्यान सामने से आ रही खूबसूरत मॉडर्न किसी शहरी लड़की पर पड़ी। वो लड़की श्याम प्रसाद की तरफ ही आ रही थी। शहरी लड़की को इस तरह अपनी तरफ आते देख उनके अंदर अनामिका की यादें ताज़ा हो गई। वो लोग वहाँ से निकलना ही चाहते थे कि वो मॉडर्न लड़की उन्हें रोकते हुए बोली, आप सब इस शहर में नए लगते हो और शायद आप ठिकाने की खोज में भटक रहे हैं। अगर आप चाहे तो मेरे साथ चल सकते हैं। ये सुनते ही श्याम प्रसाद के पिताजी डर गए और श्याम प्रसाद के कान में फुसफुसाते हुए बोले, बेटा अब मैं बहुत थक चुका हूँ। दोबारा से अब मैं वही पुरानी नरक वाली जिंदगी नहीं जीना चाहता। जीवन में अब कुछ ही पल तो बाकी हैं, उसे मैं बस तेरे साथ शांतिपूर्वक बिताना चाहता हूँ। अपने पिता की इस तरह रुआ से भरी आवाज़ सुनकर श्याम प्रसाद की आंखें भर आई। वो मॉडर्न लड़की को बिना कुछ जवाब देते हुए अपनी माँ और पिताजी का हाथ पकड़कर आगे की तरफ बढ़ गया कि तभी दोबारा से वो मॉडर्न लड़की सामने आकर श्याम प्रसाद को रोकते हुए बोली, देखिए मेरा नाम रिया है। मैं आप लोगों के पर्सनल मैटर में इन्वॉल्व नहीं होना चाहती हूँ। मैं बस एक एनजीओ चलाती हूँ, इसीलिए हर एक बेसहारा लोगों की मदद करना चाहती हूँ। वैसे भी आप लोगों को ठिकाने के लिए किसी न किसी की मदद तो लेनी ही पड़ेगी। रिया की बात उनको ठीक ही लगी। वे तैयार हो गए और रिया के साथ उनके घर पहुँचे। रिया श्याम प्रसाद और उसके माँ पिताजी का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। धोखे से भी कभी वो कोई बात श्याम प्रसाद और उनके माता पिता को ना चुभने का ख्याल रखती। एक दिन श्याम प्रसाद को खाना खिलाकर रिया चुपचाप आकर बाहर झूले पर बैठ गई। खाना समाप्त करने के बाद श्याम प्रसाद बाहर निकले तो रिया जैसी चुलबुली लड़की को इस प्रकार उदास देखकर उनके पास गए और बोले, रिया, सबके चेहरे की सिकन दूर करने वाली फरिश्ता हो तुम, फिर आज स्वयं इतनी उदास क्यों हो?
रिया की आंख आंसू से भरी थी। वो निगाहें छुपाते हुए बोली, आपको पता है मेरे एनजीओ में इतने सारे बच्चे हैं मेरे साथ, फिर भी एक खास व्यक्ति की कमी हमेशा मुझे खलती रहती है। हाँ, मेरी शादी हो चुकी है, पर एक कठोर लड़की ने मेरे पति को मुझसे दूर कर रखा है। खैर, अब शायद वो वापस आ भी ना पाए, आंसू पोंछते हुए रिया ने बताया। किंतु आप अकेले इस अनजान शहर में कैसे? आने की कोई खास वजह? हंसते हुए श्याम प्रसाद बोला, आप खास व्यक्ति के लिए तड़प रही हो और मैं उस खास व्यक्ति को त्याग कर ही यहाँ आया हूँ। उसके बाद श्याम प्रसाद ने भी सारी कहानी रिया को बता दी और उसी के बाद मैं सारी आधुनिक लड़कियों को गलत समझ बैठा था, पर आपसे मिलने के बाद मेरी सारी गलतफहमी दूर हो गई। दोनों ने आज एक दूसरे से अपना दुख बांटकर अपने मन को शांत किया। कुछ दिन बाद रिया ने अब अपने एनजीओ में श्याम प्रसाद को भी शामिल कर लिया था। इस प्रकार महीनों बीत गए। तीनों अब अपने अपने पुराने दर्द भूल ही रहे थे। अचानक एक दिन श्याम प्रसाद एनजीओ के बच्चों के साथ खेल रहा था। तभी किसी ने पुकारा, क्या कभी अपने बच्चे की याद नहीं आती? चौंकते हुए श्याम प्रसाद मुड़े तो पीछे अनामिका खड़ी थी, पर आज उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू दिखाई दे रहे थे और तेवर में भी साफ साफ बदलाव दिख रहा था। फिर भी चुपचाप श्याम प्रसाद आगे की तरफ बढ़ने लगा। अनामिका गिड़गिड़ाते हुए आगे बढ़ी। एकाएक उसे चक्कर आ गया और वो वहीं पर गिर पड़ी। फिर क्या था, भोला भाला श्याम प्रसाद उसे छोड़कर जा नहीं पाया और उसे रिया और पिताजी के पास ले आया। श्याम प्रसाद को अनामिका के साथ देखते ही रिया घबरा गई और बोली, आप इस लड़की को कैसे जानते हैं? तभी श्याम प्रसाद बोले, यही मेरी पत्नी थी। चौंकते हुए रिया बोली, क्या ये आपकी पत्नी है? तो वहीं श्याम प्रसाद जी बोले, रिया जी आप इसे कैसे जानती हो? तभी रिया ने श्याम प्रसाद से कहा, ये अनामिका कभी मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड हुआ करती थी और यही वो मेरी फ्रेंड है जिसने बाद में मेरे पति को ही मुझसे छीन लिया। ये बात कहते हुए रिया के आंसू निकल आए। इतने में अनामिका को होश आ गया था। वो रिया को देखकर घबराते हुए उठ गई और बोली, आप सब मुझे माफ़ कर दो। रिया, मैंने तुम्हारे साथ भी बहुत ही ज़्यादा गलत किया। रिया, मैं आलोक के प्यार में बहुत अंधी और स्वार्थी हो चुकी थी। आलोक को पाने के लिए ही मैंने सबके साथ बुरा व्यवहार किया ताकि अपने पति और परिवार को खुद से दूर कर सकूं। पर मैं ये भूल चुकी थी कि आलोक तो तुम्हारा प्यार है। वो तो सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार करता है और आखिर एक तरफा प्यार कब तक निभाती? मैंने तेरी अमानत को संभाल कर रखा है। अब तो माफ़ कर दो। और श्याम प्रसाद, अपने किए गए कुकर्म को मैं ठीक तो नहीं कर सकती, पर एक मौका तो आप दे ही सकते हो। नए रिश्तों को शुरू करने के लिए एकाएक दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई। रिया ने जाकर दरवाज़ा खोला तो सामने आलोक को देखते ही उसके गले से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगी। ये सब देख पास खड़े श्याम प्रसाद के पिताजी बोले, अब हमारी आधुनिक बहू को अपनी गलती का एहसास हो गया और हमारी नई बेटी को भी उसका पति मिल गया, यानी सब कुछ एकदम ठीक हो गया है। अब मेरे बच्चों, एक दूसरे के गुनाह को भुलाकर साथ रहो और हमें भी शांतिपूर्वक तीर्थ यात्रा पर जाने दो बस। ये सुनते ही श्याम प्रसाद आधुनिक बहू यानी अनामिका को गले से लगा लिया। अनामिका तो यहाँ अपनी सहेली के पति को वापस लौटाने आई थी, लेकिन उसे क्या ही पता था कि उसकी खुशियाँ भी यहीं पर उसका इंतजार कर रही थी और सभी एक साथ अपना खुशी खुशी जीवन बिताने लगे। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।